हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स के 6th लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है समझिएगा। यहाँ पर कि कभी कोई रिएक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर ए रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट पी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन का रेट कुछ इस तरह से लिखा जाए, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 0, और या फिर रेट लिखा जाए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 0, तो प्यारे बच्चों ऐसे रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, जिस रिएक्शन में रेट जो है वो बस रेट कांस्टेंट के पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये हो गया, यहाँ पर ए पर 0 पावर गया तो यहाँ पर गायब हो गया। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, एग्जांपल्स भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट घटता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब रिएक्शन होते जाएगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन रेट जो होगा इस रिएक्शन का वो हमेशा कांस्टेंट, किसी न किसी कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। ये रिएक्टेंट के घटने पर डिपेंड नहीं करेगा। जाहिर सी बात आप जानते हैं कि जब भी रिएक्टेंट घटते रहता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट के घटने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी घटती जाती है, ये कॉमन बात है। लेकिन यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक स्पेशल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट घटते जाएगा। रिएक्शन की शुरुआत में जो रेट था, रिएक्टेंट भले ही घट जाए अंतिम में भी वही रेट रहेगा, यानी रेट जो है एक कांस्टेंट बन के रहेगा, कांस्टेंट टर्म पर डिपेंड करेगा। रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जो रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाता है, नहीं डिपेंड करता है उस पर कि रिएक्टेंट हमारा ज्यादा लिया हुआ है या कम लिया हुआ है या रिएक्टेंट हमारा घट रहा है। रेट अगर इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करे, हालांकि रेट टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है, प्रेशर पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन जो है रेट अगर रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर ना करे, रेट टाइम पर निर्भर ना करे कि रिएक्शन हमारा कितना टाइम चल चुका है, तो रेट टाइम पर या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर अगर डिपेंड नहीं करता हो, तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। समझिएगा यहाँ पर, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हम बता देते हैं, अ रिएक्शन इज said to be the zero order reaction if its rate doesn't depend upon initial concentration of reactant or time in which reaction proceeds। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि बिल्कुल भी रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन या जितने समय में रिएक्शन चल रहा है उस टाइम पर और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, यहाँ पर दो तरह के हम टाइप्स को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के टाइप को पढ़ेंगे, जिसमें कि एक टाइप तो 99% रिएक्शन में काम दे देता है और 1% कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा यहाँ पर, अब बताइए अगर हमारे पास अगर यहाँ पर कोई ए रिएक्टेंट हो और वो प्रोडक्ट दे रहा हो, और अगर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, अगर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, तो यहाँ पर देखो इसका ग्राफ कैसे बन सकता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम पर अगर ग्राफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेटली है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग जो है डिक्रीज करते जाएगा। जो जो रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज होते जाएगा और धीरे धीरे ये घटते जाएगा। ये इसका ग्राफ इस तरह से प्रोसीड करेगा जो कि और सभी रिएक्शन में होता है। लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर, अगर हमारे पास रेट का ग्राफ दिया हुआ रहे
कंसंट्रेशन ऑफ ए के रिस्पेक्ट में कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो जो घटते जाएगा या बढ़ते जाएगा तो रेट का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों रेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, रेट हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगे या घटने लगे रेट का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ग्राफ हमेशा एक पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, यानी कि कंसंट्रेशन के एक्सिस के पैरेलल होगा रेट का ग्राफ। या फिर अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और रेट ऑफ रिएक्शन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ दिया हुआ रहे तो रिएक्शन कितनी देर तक चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। रेट हमारा जो इनिशियल में जो रेट था वही फाइनल में रेट रहेगा, यानी कि रेट भी हमारा कांस्टेंट रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में भी। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और या तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्लॉट करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगी। हालांकि और सारे रिएक्शन की जैसा क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो गए। अब चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कुछ थ्योरी पर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के मैथमेटिकल टर्म्स को समझने के लिए एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं जिसमें कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है R जो कि प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज कर लेते हैं इस R का इनिशियल कंसंट्रेशन है R0। ठीक है, जब टाइम यहां पर नहीं देते हैं तो प्रोडक्ट यहां पर कितना बनेगा, 0 बनेगा। मान लीजिए जब टाइम t सेकेंड रिएक्शन चलता है तो यहां पर जो है हमारा रिएक्टेंट घट करके मान लीजिए हो जाता है कितना, तो ये घट के हो जाता है हमारा R। तो हमारा प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पर R0 माइनस R बनेगा, क्योंकि मान लीजिए यहां पर 10 हमारे पास रिएक्टेंट था जो घट के 4 हो गया तो डेफिनेटली यहां कितना बना होगा, तो 10 माइनस 4 यहां पर 6 बना होगा। तो यहां पर एक जनरल केस ले लिए हैं जिसमें कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिए हैं। अब सवाल है कि अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है तो यहां पर रेट क्या हो जाएगा, तो यहां रेट प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब देखिए यहां पर रेट जो है हमारा, ये रेट जो हो जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को रहने देते हैं इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यहाँ पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पावर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ k इंटू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जरा देखिए हम लोगों ने रेट को एक और तरीके से एक्सप्रेस करना सीखा था। हमने सीखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, रिएक्टेंट का मोलर कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो यहाँ लिखेंगे -1/1, और यहाँ पर जो है रिएक्टेंट हमारा हो जाएगा dR/dt, यानी कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में चेंज का रेट होगा तो यहाँ पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज dR/dt था, मोलर कॉफिशिएंट वहां कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पर -1/1 हो गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी रेट को हम लोग एक्सप्रेस करना सीखे हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अगर हम अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं ऑन इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, तब यहाँ क्या मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा -dR/dt इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए रेट बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, -dR/dt बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। यहाँ पर ये R है, R माने हो गया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो t टाइम पर बचा हुआ था हमारे पास, यानी कि t टाइम पर जो बच गया था, हो गया था, ऐसा नहीं R कंसंट्रेशन है जो कि जितना घटा, नहीं, जो t टाइम में हमारा रिएक्शन होने के बाद R अब जितना बचा हुआ है वो है R का कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया। अब करते क्या हम लोग, यहाँ पर dR बराबर यहां -k इंटू dt तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि dt को इधर कर दिए, माइनस को यहां लेके आ गए, कर सकते हैं इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों ही साइड हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली है कि इंटीग्रेशन जब होता है तो एक लिमिट के साथ होता है। लिमिट हम लोग यहाँ पर ऐसे रखेंगे कि जब टाइम 0 था, टाइम कहां से कहां चेंज हुआ है, टाइम 0 से लेकर t तक चेंज हुआ है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0 से कहां तक चेंज हुआ है, R तक चेंज हुआ है। उसी अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे दोनों ही साइड में तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dR
इधर हो जाएगा माइनस के चला आएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा विद द लिमिट। लिमिट यहाँ क्या लगेगा, टाइम के केस में बात करेंगे तो टाइम 0 से लेकर टी तक वैरी कर रहा है और आर यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वैरी कर रहा है आर नॉट से लेकर के कहाँ तक, आर नॉट से लेकर के आर तक वैरी कर रहा है। तो इस चीज को यहां पर पुट करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर आप जानते हैं कि यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है तो r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। यानी कि यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा r, जिसका लोअर लिमिट है यहां पर r नॉट, अपर लिमिट यहां पर है r, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर माइनस के तो रहेगा यहां पर, और यहां पर देखिए 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t आएगा, जिसका लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट कितना है, t है, ठीक है। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए यहां पर, तो r के प्लेस पर अपर लिमिट पहले लेना है आपको, माइनस कर देना है r के प्लेस पर लोअर लिमिट लेकर के। तो r के प्लेस पर अपर लिमिट में क्या है, r है, तो यानी कि ले ली यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ r, अब माइनस कर दिए यहां पर, अब r के प्लेस पर कौन लेंगे, आर नॉट लेंगे, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, इज इक्वल टू माइनस के, और यहां पर भी अपर लिमिट कितना होगा, t होगा, माइनस लोअर लिमिट कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये हो गया हमारा r कंसंट्रेशन ऑफ r माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल एक जनरल इक्वेशन आया है, तैयार हुआ है, जिसमें कि ये आर नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी होता है वो अपने आप में कांस्टेंट होता है। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। अब यहां से हम आइडेंटिफाई कर देते हैं एक बार सब है क्या। तो हमारे पास जो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ आर लिया गया है, ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, कोई टाइम टी पर ये आर का कंसंट्रेशन, जो यहां रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम आर माने हुए हैं, ठीक है। के क्या है हमारा, के है रेट कांस्टेंट, उसी प्रकार से हमारा टी क्या है, तो टी हमारा टाइम है, और आर नॉट क्या है, तो ये आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये याद रखिएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट के प्लेस पर बैठा हुआ है, क्योंकि जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन होगा 5 मोल 10 मोल 15 मोल जो भी होगा तो कांस्टेंट ही होगा ना। फिर टी टाइम में कितना हमारा रिएक्टेंट चेंज हुआ है, कितना रिएक्शन हुआ है, ये तो नहीं जानते हम लोग, ये तो एक जनरल बात ही होगी। तो वो हमारा एक वेरिएबल जगह बैठा हुआ है यहाँ पर ये वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल है, के कांस्टेंट है और आर नॉट कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल है वेरिएबल प्लेस पर रखे हुए, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट प्लेस पर रखे हुए। यहां पर याद रखिएगा कि हम इस इक्वेशन को एक फॉर्मेट में फिर से लेके आ गए हैं। ये देखिए y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही है, बस यहां पर जो स्लोप है वो निगेटिव हमारा आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ को हम फिर से, इस इक्वेशन को फिर से अगले पेज में लिखेंगे और वहां से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और वही ग्राफ आपको एग्जाम में पूछता है और उसी ग्राफ से आइडेंटिफाई करना पड़ता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, ठीक है। तो यहां तक एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो लास्ट टाइम हमारा यही इक्वेशन आया हुआ था। इस इक्वेशन को देखिएगा जरा सा, हम यहां पर इसको लिख सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी, यहां m के प्लेस पर माइनस एम एक्स है। मतलब ये हो गया कि y एक्सिस से प्लॉट करना है r को, x की जगह प्लॉट करना है t को, c यानी कि जो y इंटरसेप्ट होगा वो होगा r नॉट, और माइनस m बतला रहा है कि यहां पर m स्लोप है जो कि tan थीटा के इक्वल होता है, और विथ निगेटिव यहां पर जो है डोमेन है स्लोप का, मतलब स्लोप जो है यहां पर हमारा निगेटिव होगा। तो यहां पे डेफिनेटली जिसका ग्राफ बनने वाला है वो देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पर y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, y के प्लेस पर प्लॉट कर देंगे हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, x के प्लेस पर प्लॉट कर देंगे हम लोग यहाँ पर टाइम को, और यहाँ पर देखिएगा कि y इंटरसेप्ट हमारा यही होगा हाइट जहाँ से ग्राफ कट करेगा, और यहाँ पर जो है हमारा डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये हमारा ग्राफ एक निगेटिव स्लोप के साथ में यहाँ पर ऐसे आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये निगेटिव स्लोप है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये जो एंटी क्लॉकवाइज में जो यहाँ पर एंगल होगा थीटा,
यही एंगल का टेन थीटा अगर हम लेते हैं तो वो स्लोप के इक्वल होगा। और यहाँ पर स्लोप देख सकते हैं आप, निगेटिव है। यहाँ पर टेन थीटा, टेन का मान 90 ज्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर टेन थीटा का मान निगेटिव आने वाला है। निगेटिव स्लोप यानी कि जब भी दिखाई दे आपको, याद रखिएगा, यहाँ से आप मेरे साथ एक बार बोल लीजिएगा इस बात को कि इफ द ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, if the graph of concentration of reactant versus time is a straight line with negative slope, then the reaction is zero order reaction, always zero order reaction। मतलब ये हो गया कि अगर हमारा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन हो विथ निगेटिव स्लोप, अगर निगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन हो ग्राफ, तब जाकर के ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप पढ़े होंगे, ये ग्राफ में यहाँ लॉग लग गया था, ठीक है। तो लॉग वाला बात जब आ जाए तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ रहे तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो वाई इंटरसेप्ट है, ऑरिजिन से लेकर के यहाँ तक वाई इंटरसेप्ट जो है, यही हमारा आर नॉट है, ठीक है। और आर नॉट क्या है? रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन। और ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन अगर यहां से शुरू हुआ होगा होना, तो यहां पर रिएक्टेंट हमारा मैक्सिमम है। और ये कब होता है? जब हम रिएक्शन शुरू करने वाले होते हैं, मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही ना यहां पर मैक्सिमम पॉइंट पर होता है। तो यही आर नॉट, यहां इक्वेशन से भी समझ में आ गया कि आर नॉट हमारा ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर ये जो है याद रखिएगा, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ होगा, ग्राफ of reactant versus time is always a straight line with negative slope in जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि डेफिनेटली क्या होता है कि रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप, तभी वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। मैंने कि आपको देखना है अपने ऑप्शंस में, जब भी जेई वगैरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन देखना है कि रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप अगर है उसमें, तो वो रिएक्शन डेफिनेटली जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो हाफ लाइफ आप क्या समझते हैं? यानी कि जब हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो जब इनिशियल है, मान लो कि इसका कंसंट्रेशन हम लोग लिए थे यहाँ पर आर नॉट लिए थे, आर नॉट जब टाइम यहां पर नहीं दिए तो प्रोडक्ट जीरो बना था। जब यहां पर टाइम जो है हम लोग कुछ टी सेकेंड दिए हुए थे, तो यहां पर ये घट करके मान लीजिए आर हो गया था, तो यहां पर आर नॉट माइनस आर बचा हुआ था, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक समय जरूर ऐसा आएगा कि जब टाइम जो है, जिस समय में ये अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा, माने कि ये आर नॉट बाय 2 हो जाएगा, उस समय में जितना यहां पर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का वैल्यू भी कितना होगा? आर नॉट बाय 2 होगा प्रोडक्ट भी यहां पर, क्योंकि आधा ये रहेगा आधा वो रहेगा। तो यानी कि जितने समय में आपने पढ़ा है कि जितने समय में कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए, उस टाइम को ही हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन को, इसको हम इक्वेशन 1 मान के चल रहे हैं फिर से, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 1 में अगर ये डाटा को पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 से हम लोग फिर से चलते हैं तो ध्यान दीजिए यहां पर हमारे पास आर क्या है? आर हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है एट टाइम टी। तो अगर हम टी इज इक्वल टू टी हाफ लेते हैं, टी हाफ लेते हैं, तो हमारा आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी कि एट टाइम टी हमारा रिएक्टेंट कितना बचेगा? तो डेफिनेटली है कि टी हाफ में वो आर का वैल्यू आर नॉट बटे 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यानी कि जब टाइम टी हाफ के बराबर हो जाए, टाइम जो है टी हाफ के बराबर हो जाए, तो आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? आर नॉट बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इस डाटा को यहां पर पुट करते हैं तो यहां पर आ जाएगा आर के प्लेस पर आर नॉट बटे 2 लिख देंगे हम लोग, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी के प्लेस पर तो टी हाफ हो जाएगा, टी हाफ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आर नॉट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है।
अब करते क्या है, इस माइनस के टी को इस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस के टी, टी हाफ हो जाएगा ये, इज इक्वल टू आर, और ये आर नॉट बाई टू को यहां पर लेकर जाते हैं तो आर नॉट है, ये एक आर नॉट है, और यहां से हाफ आर नॉट इधर आ रहा है तो आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू करेंगे तो ये हो जाएगा आर नॉट बाई टू, एंड देयरफॉर यहां से टी हाफ आसानी से निकाल सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर नॉट बाय टू, और ये के आ जाएगा नीचे में, ये हो गया आर नॉट बाय टू के, ये हो गया आर नॉट बाय टू के। यही हमारा हाफ लाइफ का एक इक्वेशन यहां पर मिला है, फॉर्मूला हमें मिल गया। याद रखिएगा इस चीज को कि यहां पर जो है आपने फर्स्ट रिएक्शन में टी हाफ का मान कैलकुलेट किया था 0.693 बाई के, और यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का वैल्यू आ गया आर नॉट बाय टू के। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग पुट करते गए हैं और सब कुछ करके यहाँ पर हाफ लाइफ को निकाल लिए, यहाँ पर आर नॉट बाय टू के। मेरे बच्चों बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही कम है। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो ये बहुत ही कम है, फ्यू एग्जाम्पल्स है, और ये मतलब कि ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें कि कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि हम बात करें अमोनिया का डिकम्पोजिशन, जब अमोनिया गैस को प्लेटिनम के सरफेस पर गिराया जाता है तो ये प्लेटिनम सॉलिड होता है, हॉट प्लेटिनम होता है, गर्म किया जाता है इस प्लेटिनम को, तो ये अमोनिया प्लेटिनम के सरफेस पर गिर करके नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर लगा दिए। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ NH3 का पावर कितना हो जाता है, यहाँ पर जीरो हो जाता है, यानी कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना इस रिएक्शन का रेट जो बढ़ता है, रेट जो इस रिएक्शन का जो होता है ना, रेट जो मेंटेन रहता है वो प्लेटिनम के कारण से, ना कि अमोनिया कारण से। होता क्या है, जब ये प्लेटिनम का सरफेस होता है ना, इस प्लेटिनम पर अमोनिया गैस जब यहाँ पर गिरता है तो अमोनिया गैस यहाँ पे गिरता है तो प्लेटिनम का सरफेस जो है वो अमोनिया गैस को एडजॉर्ब कर लेता है, यहाँ पर ये एडजॉर्प्शन हो जाता है। तो ये एडजॉर्प्शन जितने लेयर में होता है, हाई प्रेशर अगर डालेंगे तो ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। एडजॉर्प्शन के वजह से यहाँ पर प्लेटिनम पर जो एडजॉर्प्शन हो रहा है उसके वजह से इस अमोनिया में डिकम्पोजिशन होता है। अगर यहाँ पर एडजॉर्प्शन नहीं हुआ प्लेटिनम के सरफेस पर तो फिर हमारा कंसंट्रेशन कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए या कितना भी कम क्यों ना हो जाए, वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होगा, रेट वहाँ पर जीरो हो जाएगा। यानी प्लेटिनम हम लिए हुए हैं, उसके सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है। यहाँ पर जो है प्लेटिनम के सरफेस पर डिपेंड कर रहा है अमोनिया का रिएक्शन। यहाँ अमोनिया हम अगर कम लेते हैं फिर भी प्लेटिनम ज़्यादा है अगर हमारे पास, तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। फिर अगर अमोनिया हम यहाँ ज़्यादा ले लेते हैं बट प्लेटिनम का सरफेस अगर छोटा है हमारे पास तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम होगा। यानी कि ये रिएक्शन प्लेटिनम के सरफेस पर डिपेंड करता है। सिमिलरली अगर बात करें हम HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का डिकम्पोजिशन जब गोल्ड के सरफेस पर होता है तो ये हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस रिलीज करता है। ये भी रिएक्शन जो है एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि ये भी गोल्ड के सरफेस के कारण यहाँ पर रेट, इसका रिएक्शन का रेट मेंटेन रहता है। यहाँ पर ये निर्भर करता है किस पर, प्लेटिनम के गोल्ड के सरफेस पर, यानी कैटलिस्ट पर निर्भर करता है। दैट मीन्स ये हो गया जो कैटालाइटिक रिएक्शन होते हैं जनरली वही हमारे जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि एक स्पेशल केस क्या आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। स्पेशल केस क्या आता है, मान लीजिए अब अगर हमारे पास 3A ये हमारा प्रोडक्ट दे रहा हो, या फिर अगर हम मान लीजिए 5R ये हमारा प्रोडक्ट दे रहा हो, तब यहां पर क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर बात सेम है। बात यहां पर यह है कि यहां पर रेट आप क्या लिखोगे, रेट लिखोगे रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर 0, क्योंकि ये भी हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और ये भी हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि हम ऑर्डर यहां पर दोनों का जीरो लेके चले हैं, यानी कि दोनों ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका A3 है और यहां पर जो है R का कितना है 5 है। तो यहां पर देखिए क्या फर्क पड़ेगा फॉर्मूला में, देखिएगा जरा सा और समझा देंगे, आप लोग आराम से बाद में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर रेट बराबर हमारा रेट कांस्टेंट हो गया, बात मान लिए।
ये इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरी ओर हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं कि हमारा जो यहाँ पर आर ही ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी ओर हम पढ़े हुए हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इस रिएक्टेंट का जो मोलर कॉफिशिएंट है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1/3 dr/dt। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फाइनली जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेट करने के बाद आ जाएगा -1/3 dr/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा dr/dt बराबर -3k। बस इतना फर्क है। पिछली बार आपने पढ़ा था कि यहाँ पर dr/dt बराबर -k पढ़ा था, और यहाँ पर k को मल्टीप्लाई कितना से कर दिया गया, 3 से। यानी कि जितना मोलर कॉफिशिएंट आया उसको कुछ नहीं k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 5rp दे रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे dr/dt तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5k हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हाफ लाइफ इस रिएक्शन का लिखे, चाहे इसका लिखे, किसी का भी हाफ लाइफ लिखे, तो आपने यहाँ पर हाफ लाइफ पढ़ा है इस रिएक्शन का, क्या होता है R0/2k आपने पढ़ा है, ठीक है। बट इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ में k के प्लेस पर आपको लिखना होगा 5k। मतलब कि यहां पर इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ अगर आप लिखते हो t हाफ, तो वो हो जाएगा R0/2 5 10 10k हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर अगर हाफ लाइफ निकालते हो तो यहां हो जाएगा R0/3 6k हो जाएगा। यानी कि जो k रहेगा जहां भी फॉर्मूला में, वहां आपको 2k आपको, यानी कि वहां आपको आर के यानी रिएक्टेंट का जो मोलर कॉफिशिएंट होगा उससे उस k में मल्टीप्लाई आपको कर देना है। बस बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत बाद बाकी नहीं है। यानी कि जो स्पेशल केस होगा उसमें वो फॉर्मूला काम नहीं देगा। हालांकि वो जो 0 ऑर्डर का जितना भी आपको रिएक्शन मिलेगा सभी आपको R2P में ही मिलेगा। लेकिन फ्यू एग्जांपल जैसे कि अभी आपने अमोनिया में देखा था या HI में देखा था, उसमें अमोनिया का मोलर कॉफिशिएंट 2 था, HI में भी मोलर कॉफिशिएंट 2 था। तो उन दोनों रिएक्शंस में यानी कि कुछ ऐसे एग्जांपल है 1% में 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसमें कि क्या होता है ना, यहाँ पर रिएक्टेंट के मोलर कॉफिशिएंट में कुछ ना कुछ बैठा हुआ रहता है। उस केस में वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उस केस में बस इतना चेंज करना है आपको कि जहां जहां k होगा उस k के प्लेस पर आपको मल्टीप्लाई कर देना है k में उस रिएक्टेंट के मोलर कॉफिशिएंट से। बस इतना चेंज कर देना है और बाद बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन का आज का टॉपिक था। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तब तक के लिए वॉच करते रहिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।